स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम न्यूटन वलय या न्यूटन व्यतिकरण मापी का अध्ययन करेंगे। देखिए, न्यूटन व्यतिकरण मापी में क्या होता है, एक कांच की प्लेट के ऊपर एक समतलोत्तल लेंस रखा जाता है और इनके मध्य जो ये वायु की फानाकार फिल्म बनती है, इस फिल्म पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो इसके द्वारा प्रथम पृष्ठ और इस दूसरे पृष्ठ के द्वारा जो परावर्तित किरणें हैं वो, और इसमें से जो पारगमित किरण और यहाँ से पुनः परावर्तित होकर आएगी जो पारगमित किरणें, इन किरणों के व्यतिकरण से हमें दो प्रारूप प्राप्त होंगे। जैसे परावर्तित भाग से हम कहें कि यहाँ परावर्तित भाग से हमें परावर्तित व्यतिकरण प्रारूप और पारगमित भाग से हमें पारगमित व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होगा दूसरी तरफ। और ये हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक व्यतिकरण होते हैं। होता क्या है इसकी, देखिए व्यवस्था अरेंजमेंट ऐसे इसका कि किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से किसी 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई प्लेट पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है और इस प्लेट से परावर्तित प्रकाश जो है, जब यह इस पानाकार भाग से परावर्तित और पुनः परावर्तित किरणों के रूप में जब प्राप्त होता है तो ये व्यतिकरण प्रारूप बनाता है, जिसे हम एक सूक्ष्मदर्शी एम के द्वारा देखते हैं, जो यहाँ इन समतलोत्तर के ऊपर अरेंज के सामने कह सकते हैं। जो न्यूटन वलय जो होंगी यहाँ पर, वो वलय जो होंगी वो इस प्रकार से वर्ताकार चक्तियों के रूप में हमें प्राप्त होंगी, एक के ऊपर एक। तो एक दीप्त और एक अदीप्त वर्ताकार चक्ति वलय हमें प्राप्त होगी। परावर्तित किरणों में व्यतिकरण प्रारूप को समझने के लिए देखिए, हम यहाँ दो किरण को लेते हैं, एक तो AR1 और दूसरी BR2। इन दोनों का जो परावर्तन हुआ है ये इस फानाकार फिल्म के कारण हुआ है। तो इस फानाकार फिल्म का जो झुकाव है, इस झुकाव को अगर हम थीटा माने और यहाँ पर जो माध्यम है अगर उसका अपवर्तनांक r माने, तो हम इन दोनों के मध्य जो पथांतर है उसको हम 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस r प्रूफ कर सकते हैं फानाकार फिल्म के व्यतिकरण प्रारूप। जैसा कि हमने पतली फिल्मों के व्यतिकरण प्रारूप के लिए पढ़ा था, वहाँ पर जो पथांतर है वह 2 म्यू टी कोस थीटा कोस r प्राप्त होता है और यहाँ पर अतिरिक्त जो ये दोनों फिल्म के बीच में जो ये झुकाव कोण बनता है थीटा, ये प्लस और एड इसमें हो जाता है। अब देखिए आगे की कंडीशन को हम थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मानते हैं कि चूँकि यहाँ माध्यम वायु है इसलिए अपवर्तनांक हो गया 1, और हम ये जो आपतन है यानी समतलोत्तल लेंस के जस्ट ऊपर ये 45 डिग्री की ये प्लेट रखी है और इससे आने वाला प्रकाश जो है वो इसके लगभग क्या है, समांतर ही माना जा सकता है। तो इसलिए आपतन कोण I न्यून होगा ऑलमोस्ट, तो इसलिए अपवर्तन कोण है वह भी न्यून होगा। तो इसलिए हम इस R के मान को भी अल्प मान सकते हैं। तो ओवरऑल अब ये जो फानाकार फिल्म है ये है बहुत ही कम झुकाव वाली होती है। इट्स मीन ये थीटा बहुत ही कम होता है, क्योंकि समतल प्लेट के ऊपर जो लेंस रखा जाता है तो ये बहुत ही कम कोण बनता है। तो इसलिए हम थीटा और r के अल्प मानों के लिए कोस थीटा प्लस r को हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो इसलिए जो पथांतर है वह हमारे पास में 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस r की जगह क्या रह जाएगा, 2 म्यू टी कोस, बस सिर्फ 2 म्यू टी ही रह जाएगा। अब देखिए इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि A1R1 जो किरण है, A1R1 वह विरल और BR2 जो किरण है वह एक सघन माध्यम, नीचे की जो ये है वायु से ये सघन में आ रही है, तो यह एक सघन माध्यम के द्वारा परावर्तन है जिसके कारण अतिरिक्त पथांतर λ/2 का उत्पन्न हो जाता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए ये जो पथांतर है 2 म्यू टी माइनस λ/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा, और अदीप्त के लिए ये क्या होना चाहिए, λ/2 का विषम गुणज। तो यहाँ हम इसे जब सॉल्व करते हैं, λ टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दीप्त के लिए जो पथांतर है वह λ/2 का विषम गुणज होना चाहिए और अदीप्त के लिए जो पथांतर है वो λ का पूर्ण गुणज होना चाहिए। चलिए, अगर हम फ्रिंजों का व्यास ज्ञात करना चाहें तो हम लेंस के लिए उसका एक वक्रता केंद्र चुन सकते हैं। वो वक्रता केंद्र है ये बिंदु C, और यहाँ से देखिए कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चुनते हैं A। तो इस C से A को मिलाने वाली जो दूरी है वह हो गई इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R, और यहाँ पर यह जो इस पर्टिकुलर बिंदु A की समतल प्लेट से जो दूरी है वह हो गई यहाँ पर एक पर्टिकुलर मोटाई TN।
यानी यहाँ पर ये स्थानाकार फिल्म की पर्टिकुलर मोटाई क्या कहलाती है, TN कहलाती है। तो अगर हम त्रिभुज CEA में CEA की अगर हम बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लें तो इट्स मीन ये होगा कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस O से ये TN की जो दूरी है। तो O से जो TN की जो दूरी है, यह दूरी क्या होगी, NV फ्रिंज की त्रिज्या होगी, जो इसके ऊपर जो एक फ्रिंज बनेगी तो उस फ्रिंज की त्रिज्या हो गई ये RN। तो यहाँ पर हम EA को लिखते हैं RN से, और हम जानते हैं कि CA जो है वो है वक्रता त्रिज्या R, एंड CE जो है इस CE को हम लिख देते हैं टोटल CO मीन्स R में से कितना TN माइनस किया, तो ये इसको CO माइनस EO दैट इज इक्वल टू R माइनस TN। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब इसमें भी हम जानते हैं कि इस लेंस की वक्रता त्रिज्या की तुलना में जो उस पर्टिकुलर फिल्म की मोटाई है बहुत ही क्या होगी, कम होगी, तो इसलिए TN स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो इस टर्म में हमारे पास में फिल्म की जो फ्रिंज है उसकी त्रिज्या का ये फार्मूला हो गया RN इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2RTN। अगर हम व्यास का ज्ञात करना चाहें तो हम जस्ट इसका क्या कर सकते हैं, डबल, और 2 को अंदर लिखते हैं तो ये हमें मान प्राप्त होगा अंडर द रूट 8RTN। अद्वित फ्रिंजों का व्यास, अद्वित फ्रिंजों का व्यास ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 5 से एक शर्त लेते हैं, किसके लिए, NV अद्वित के लिए। तो NV अद्वित के लिए क्या होना चाहिए, पथांतर N लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू TN होना चाहिए। तो इट्स मीन NV का व्यास, ये हम यहाँ TN की वैल्यू रख देंगे इस फार्मूले में, तो ये NV फ्रिंज का व्यास प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार हम दीप्त फ्रिंजों का व्यास ज्ञात करने के लिए TN के लिए ये कंडीशन, मोटाई के लिए इस कंडीशन रख के हम दीप्त फ्रिंज का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रिंज अंतराल ज्ञात करना। तो फ्रिंज अंतराल ज्ञात करने का हमें पता है कि दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच में दूरी ज्ञात कर लें तो वो फ्रिंज अंतराल। तो हम एक वलय और दूसरी वलय के जो व्यास है उनके मध्य की दूरी हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिंज अंतराल मिल जाएगा। तो इसलिए हम अगर अदीप्त की दूरी ज्ञात करनी है तो हम दो दीप्तों के व्यासों के अंतर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी ये व्यासों के अंतर में ये डबल जो डिस्टेंस आया है इसका हम हाफ कर देंगे तो हमें एक टाइम का यानी फ्रिंज गैप है जो मिल जाएगा, फ्रिंज विड्थ कह दें इसको। नेक्स्ट, इसी प्रकार दीप्त फ्रिंजों का अंतराल ज्ञात करने के लिए हम दो क्या करेंगे, अदीप्त की जो शर्त है जहाँ पर उनके व्यास हैं उनका अंतर ज्ञात कर लेंगे तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये कुछ फार्मूले में ये हमें अदीप्त का और दीप्त का ये व्यास हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, मुख्य बात यह है कि इन दोनों समीकरण में n में वृद्धि होने पर फ्रिंज चौड़ाई धीरे धीरे बीटा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कि n के वृद्ध मानों पर ये जो अंतर है √n+1 और √n का, यह क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो फ्रिंज क्या होती जाएगी, निकट आती जाएंगी। तो जो क्रमागत जो पास की जो फ्रिंज होती है केंद्र के, ये फ्रिंजें क्या होती है, स्पष्ट होती हैं और दूर दूर होती है, जिनकी फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, पारगमित तरंगों में न्यूटन वलय। तो पारगमित तरंगों में हम न्यूटन वलय ज्ञात करना चाहें तो हमें बताया कि पारगमित जो व्यतिकरण होगा वह इसका क्या होगा, पूरक। तो ओवरऑल जो पथांतर 2 म्यू टी है वो उतना ही रहेगा और उसके लिए हम पथांतर को 2 म्यू टी लिख देंगे। और हमें पता है कि जो प्रावर्तित के लिए था यहाँ अतिरिक्त पथांतर λ/2 लिया था जो कि इसमें नहीं होगा, और बाकी की जो कंडीशंस है वो इसके पूरक रह जाएंगी। नेक्स्ट, न्यूटन रिंग या न्यूटन वलय या ये न्यूटन व्यतिकरण मापी, ये इसके उपयोग क्या है। तो देखिए, न्यूटन व्यतिकरण मापी का उपयोग है हम किसी भी एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो फ्रिंजों का जो व्यास है उसका फॉर्मूला किसकी टर्म में आया है, फ्रिंज संख्या, और आर का मतलब है कि यहाँ पर उस लेंस की वक्रता त्रिज्या, और नेक्स्ट म्यू अपवर्तनांक। तो हमें पता है अगर कोई माध्यम नहीं है तो वायु है या पर्टिकुलर हमने उनके बीच में कोई माध्यम भर दिया तो उसका अपवर्तनांक हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अज्ञात टर्म जो है वो कौन रह जाएगी, लैम्डा रह जाएगी, क्योंकि व्यास जो होता है उन्हें हम माप सकते हैं किससे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो स्केलिंग होती है उसकी सहायता से। तो मानिए NV
और n प्लस पी वी दीप्त फ्रिंज के व्यास जो है हमें ये प्राप्त होंगे। तो इन दोनों के व्यास का अंतर अगर हम लें तो इसमें से या ये कहें n प्लस पी वी में से ये टर्म कैंसिल होगा, तो ये 4p लेमडा r बाई म्यू रह जाएगा। नाउ वी नो दैट फॉर एयर म्यू इज इक्वल टू 1, अगर कोई और माध्यम है तो उसका म्यू काम में ले लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में लेमडा का मान आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाई 4p r। यहाँ से जो P का मतलब हो गया कि हमने एक फ्रिंज चुनी और P हो गई जस्ट उसके बाद में तीसरी या चौथी जो गैप है उनमें ही हो गया। बाकी सब चीज़ें अगर हमें वक्रता त्रिज्या नहीं पता है लेंस की तो हम स्पेरोमीटर से वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले की या कक्षाओं में हमने एक प्रैक्टिकल रूप के रूप में उसको किया है। तो इस प्रकार हम किसी अज्ञात एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जस्ट इसके जैसा ही अगर हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो वो का वही हो गया। अगर हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो ये जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ दो दीप्त फ्रिंजों के व्यासों के वर्ग का अंतर का, उस फार्मूले में हमें लेमडा पता होना चाहिए। अगर म्यू नहीं पता है तो उसका लेमडा पता होना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे वो ज्ञात कर लेंगे। या इसके लिए हम एक तकनीक काम में लेते हैं, दूसरी क्या कि पहले तो वहाँ हम वायु के लिए उनके व्यासों का वर्गों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और फिर हम वहाँ क्या करते हैं एक माध्यम भर के फिर जो फ्रिंज बनती है उन्हीं फ्रिंजों के क्रमों के व्यास के वर्गों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं और इन दोनों को डिवाइड करके हम ये एक फार्मूला प्राप्त करेंगे जो कि हमें यहाँ पर न लेमडा चाहिए न कुछ और चाहिए। देखिए हम डायरेक्ट बिना लेमडा ज्ञात किए हम म्यू अपवर्तनांक का मान ज्ञात कर सकते हैं कि बस हमें फ्रिंजों की संख्याओं और उनके क्रम को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि श्वेत प्रकाश में न्यूटन वलय कैसी प्राप्त होगी, तो केंद्र पर तो फानाकार फिल्म की मोटाई क्या होती है, देखो ये जो न्यूटन वलय जब जो समतलोत्तल लेंस होता है वह केंद्र पर इस नीचे वाली प्लेट को टच करता है, तो यहाँ का भाग तो बिल्कुल कोई फिल्म नहीं बनेगी। तो यहाँ टी क्या हो गया जीरो, टी जीरो हो गया तो जो पथांतर 2 म्यू टी माइनस लेमडा बाई 2 होता है वहाँ ये टर्म जीरो हो गया, हमेशा पथांतर कितना रहेगा लेमडा बाई 2 रहेगा। तो इसका मतलब केंद्र होगा वो कैसा होगा परावर्तित के लिए विनाशी व्यतिकरण वाली शर्त पालन करेगा, तो मतलब केंद्र पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी सदैव। ठीक है, तो इसलिए और शेष जो व्यास है वह हम जानते हैं तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, तो इसलिए दीप्त वलय अलग अलग रंगों से मिलकर बनेंगी और अधिक दूरी पर दीप्त व अदीप्त क्या होते जाएंगे निकट होते जाएंगे और फ्रिंजें प्रेक्षित नहीं होंगी। तो ये जो है न्यूटन वलय और न्यूटन वलय के उपयोग का हमने अध्ययन किया और इसके हम लेबोरेटरी में भी न्यूटन रिंग से संबंधित प्रयोग करते हैं जिससे हमें इसकी और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद।